बात करेंगे एनिमल सेल की, यानी जंतु कोशिका की। जंतु कोशिका क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो शरीर के किसी भी अंग के बारे में जानने से पहले हमें कोशिका के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये जंतु कोशिका का डायग्राम था, जिसे आप नोट्स में बना लेना, साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना, ताकि दोबारा पढ़ो तब आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। शरीर के किसी भी अंग के बारे में जानने से पहले हमें कोशिका को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमें सेल को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमारा बेस क्लियर हो जाए। तो हम बात करेंगे सेल के बारे में। तो सेल के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ, जैसे कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका को अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका को के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका के बारे में अध्ययन करना। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोर्क होता है ना, ढक्कन, उसके अंदर देखा था रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कि इसमें कोशिका हैं। 1665 में देखा, और 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम माइक्रोस्कोपिया था। उसी बुक में रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया था। इसके आगे हम बात करेंगे स्लाइडेन और स्वान का सिद्धांत। 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने एक सिद्धांत दिया था। तो इनके अनुसार क्या था कि सभी जीव कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं। वह पहले से ही उपलब्ध एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका बन सकती है। इसका मतलब क्या था कि जीवन के बनने से पहले ही कोशिका उपलब्ध थी, उसी से ही दूसरी कोशिका बनी, और धीरे धीरे कोई जैसे कोशिका से ऊतक का निर्माण हुआ, ऊतक से किसी शरीर के अंग का निर्माण हुआ, उसके बाद बहुत सारे अंगों से मिलकर एक सिस्टम का निर्माण हुआ, और ऐसे जीव की उत्पत्ति हुई है। अब हम देखते हैं कोशिका क्या होती है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, और कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी होती है। क्योंकि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए शरीर की संरचना कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती है, और शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो कोशिका के द्वारा ही होती है। अब हम बात करेंगे सेल। सेल वर्ड लैटिन भाषा के सेला शब्द से लिया गया है। सेला का मतलब होता है स्मॉलेस्ट रूम, मतलब सबसे छोटा रोम, यानी कि सबसे छोटी इकाई। साथ में नोट्स भी बना लें। बात करेंगे कोशिका के प्रकार की। केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं होता, और यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है कि प्रो मतलब प्रो प्लेयर ऑफ पबजी, जो अकेला ही खेलता है। तो प्रोकैरियोटिक मतलब केंद्रक नहीं होता। अब हम बात करेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। मुख्यतः कोशिका के अंदर हम 3 मेन पार्ट की बात करेंगे, जिसमें पहला है कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। कोशिका झिल्ली कोशिका का सबसे भारी हिस्सा होती है। यह प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है, और इसमें कौन सी प्रोटीन होती है और कौन सी वसा होती है वो हम बता रहे हैं। प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होती है, और वसा फॉस्फोलिपिड होती है। और जो ये कोशिका झिल्ली है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली है, और इसमें से वही सब्सटेंस अंदर जा सकते हैं जो कोशिका झिल्ली चाहेगी कि ये सब्सटेंस मेरे अंदर जाए। तो यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है, और यह चयनित पारगम्य झिल्ली है। और जो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में
आप अच्छे से नोट्स बना लेना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब हम इसके आगे बात करेंगे कि कोशिका झिल्ली के फंक्शन क्या क्या है। कोशिका झिल्ली के कार्य, कोशिका झिल्ली के क्या क्या कार्य होते हैं वो जानते हैं। यह कोशिका को आकार प्रदान करती है और यह कोशिका के अंदर स्थित सभी अंगों जैसे कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक आदि को सुरक्षा प्रदान करवाती है। और पारगम्यता होती है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो पारगम्यता को नियंत्रित भी करती है। तो आप चाहें तो ये डायग्राम यहाँ भी बना सकते हैं कि कोशिका झिल्ली कौन सी है, तो आपको पता लग जाएगा। तो आप कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ चुके हैं। अब दूसरी हम बात करेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के बारे में बात करते हैं। आइए, केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट होता है और कोशिका के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। और आप ये रेशियो भी याद कर लेना, 1:4, 1:6 वाला। तो हम बात करेंगे अभी केंद्रक की संरचना की। तो केंद्रक की संरचना कैसी होती है, इसमें क्या क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। केंद्रक में डीएनए व आरएनए दोनों पाए जाते हैं और जो केंद्रक के अंदर एक छोटी सी केंद्रिका होती है, उसी केंद्रिका में आरएनए होता है और डीएनए खुला होता है। तो इसी केंद्रक के कार्य पढ़ेंगे हम। तो अभी केंद्रक के कार्य के बारे में जानते हैं। आप ये आपके सामने डायग्राम शो हो रहा है, वो देख लेना, बना लेना। कहाँ केंद्रक होता है, कहाँ केंद्रिका होती है, पता लग जाएगा। अभी हम बात करेंगे केंद्रक के कार्यों की। केंद्रक के कार्य क्या क्या होते हैं। कोशिका के अंदर होने वाले सारे काम, जितने भी काम होते हैं कोशिका के अंदर, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस करना या स्टेरॉइड का सिंथेसिस करना, जितने भी काम होते हैं सब केंद्रक के कहने पर ही होते हैं और वो भी आरएनए और डीएनए की मदद से। क्योंकि आरएनए जब केंद्रक के पास इंफॉर्मेशन आती है तो आरएनए जाके डीएनए के पास ले जाता है और डीएनए से वो इंफॉर्मेशन, जैसे प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है तो राइबोसोम के पास जाती है और वहाँ से प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। और इसीलिए केंद्रक को कोशिका का प्रिंसिपल या कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं। और इसी केंद्रक के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है डीएनए और दूसरा आरएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोनों की फुल फॉर्म आपको बता दी गई है। तो अब हम बात करेंगे कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। आप साथ में नोट्स भी बनाते रहना। तो हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए की। डीएनए क्या होता है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो अपने जीन्स होते हैं उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। और एक बात और है डीएनए के बारे में, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो डबल स्टैंडर्ड मतलब डीएनए में 2 लेयर साथ में जुड़ती हुई चलती है, ओवरलैप होती हुई चलती है, और आरएनए में एक ही लेयर होती है। तो डीएनए के बारे में हम बता चुके हैं। और जैसे कि हम बोलते हैं कि डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, तो हम बताते हैं, जैसे अक्सर हम ऐसे सुनते हैं, बहुत सी बार सुना होगा कि बच्चा तो अपने पापा के जैसे ही बोलता है, माँ के जैसे चलता है, इसकी आंखें नानी की जैसी है। तो ये जो गुण होते हैं इनका ट्रांसफ़र डीएनए के द्वारा ही किया जाता है। और आरएनए की बात करें तो आरएनए भी बहुत से टाइप के होते हैं, लेकिन सभी आरएनए का काम प्रोटीन का संश्लेषण करना ही होता है। और लेकिन वैसे जितने भी टाइप के आरएनए होते हैं उनका काम अलग अलग होता है, लेकिन सारे आरएनए मिलके प्रोटीन का संश्लेषण ही करते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेरॉइड का संश्लेषण कोशिका के अंदर कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और जो स्मूथ ईआर वो करते हैं स्टेरॉइड का संश्लेषण।
आप साथ में नोट करते रहें और कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। कुछ पॉइंट है जो आप जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तब आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। वो पॉइंट्स हम उनके बारे में आपको बताने वाले हैं, तो इनको स्टार लगा के लिख लेना, आप नोट कर लीजिएगा इनको स्टार लगा के। डीएनए की लंबाई आरएनए से बड़ी होती है। और जीन क्या होती है? जीन डीएनए का एक टुकड़ा होता है जिस पर इंफॉर्मेशन लिखी होती है आरएनए के द्वारा, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है, उसको जीन कहते हैं। और जैसे कि पहले ही हम बता चुके हैं, केंद्रक को कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो उसे भी आप दोबारा इस इम्पोर्टेंट नोट में ऐड कर लेना ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ने में आसानी हो। आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और डीएनए आरएनए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी कीजिएगा।